आज हम एक ऐसा टॉपिक जो भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम सल्तनत काल है। और सल्तनत काल में भी हम आज एक नया वंश पढ़ेंगे जिसे कहते हैं गुलाम वंश। आखिर गुलाम वंश के शासक को द्वारा कितने समय तक भारत पर राज किया गया? गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? आखिर इन सभी शासकों में कौन कितना अच्छा था और किसकी क्या क्या नीति रही है, उन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश के शासक: 1. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। 2. आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। 3. इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। 4. रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। 5. रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। 6. मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। 7. अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। 8. नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। 9. गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। 10. कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। 11. शमशुद्दीन क्यूमस 1290 ईस्वी। 1. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 को हुआ। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतबी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखा बख्शा या हातिमताई की संज्ञा दी जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोज गजनी को दामाद, कुबाचा मुल्तान जोड़ सिंध को बहनोई और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया, ताकि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न बन सके। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई तथा इसे लाहौर में दफनाया गया था। नोट: कवेट उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। 2. आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, पर वो अयोग्य निकला। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। इसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। आराम शाह 1210 ने केवल 6 महीने तक ही राज किया। 3. इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले ये बंदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी महमूद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टिनका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसको तुर्क चिहालगानी का फाउंडर कहते हैं। तुर्क चिहालगानी 40 गुलामों का समूह था, जो हमेशा साए की तरह इल्तुतमिश के साथ रहता था। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गोरहई की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। 1236 ईस्वी में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था। परंतु तुर्कों की व्यवस्था के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्काना के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। 4. रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किया गया। रुकनुद्दीन फिरोज की आलसी और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण ये किसी भी शासन के कार्यों में हिस्सा नहीं लेता था, जिसके चलते अधिकारी वर्ग के लोग जनता पर हावी हो रहे थे। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्ताना बनाया गया। 5. रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की।
उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह नाराज हुआ। रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया था। तत्पश्चात रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान ने यकूत को अमीर ए आखुर तथा एदगीन को अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। कबीर खान को लाहौर तथा अल्तुनिया को तबरहिंद आज का बठिंडा का इक्तेदर बनाया। 6. मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसमें बहराम शाह मारा गया। मंगोलों ने पंजाब पर हमला किया था। 7. अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 में फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। मसूद शाह ने बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि प्रदान की। 8. नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 शून्य तक रहा, जो दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना। यह भी गुलाम वंश से था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। यह एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद इसका जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन कुरान को लिखकर बाजारों में बेचता था। 9. गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने अपने शासनकाल में चालीसा की शक्ति को क्षीण किया और सुल्तान को पद को पुनः गरिमा में बनाया। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन को हांसी का इक्तादार भी नियुक्त किया गया। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलबन ने अधिकतर अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे। नासिरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन के 4 पुत्र थे, सुल्तान महमूद, कैकुबाद, कैखुसरो और कैकाउस। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का दूसरा इलेब्री तुर्क था। शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया। सेना को दीवाने ए आरिज कहा जाता था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने जिले ए इलाही तथा नियाबते खुदाई की उपाधि धारण की। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल को समाप्त किया। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। 10. कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद था। कैकुबाद का शासनकाल 1287 से 1290 तक रहा। बलबन ने मोहम्मद के पुत्र कैखुसराव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये बलबन का पौत्र था। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रचकर कैखुसराव को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहां भेज दिया तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। राज्यारोहण के अवसर पर कैकुबाद की उम्र मात्र 17 या 18 वर्ष थी। उसका पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व उसने किसी स्त्री का मुंह तक नहीं देखा था, न ही कभी शराब पी थी। कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन ने इसका लाभ उठाया। उसने सुल्तान को भोग विलासिता की और प्रेरित किया। अब उसका सूरा व सुंदरियों के बीच उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसने दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे किलोखेरी की स्थापना की और वही निवास करने लगा। कैकुबाद के शासन की बागडोर पूरी निजामुद्दीन के हाथों में थी। शासन के सभी अधिकार उसने अपने हाथों में ले लिए। लखनौती बंगाल में बुगरा खान कैकुबाद के पिता को पता चला तो वे विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर आए। उसका उद्देश्य अपने पुत्र को राय देना था। वह आनंद व विलास का जीवन छोड़कर शासन कार्य में एक सुल्तान की भांति ध्यान दे। 1288 ईओ घाघरा के निकट भेंट हुई। निजामुद्दीन ने पिता पुत्र के इस भेंट के रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन रोक नहीं सका। पिता ने सलाह दी आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत न करने तथा निजामुद्दीन से पीछे छुड़ाने की सलाह दी। पिता की सलाह पर कैकुबाद ने तुरंत अमल किया तथा कुछ समय के लिए भोग विलास त्याग दिया। उसने निजामुद्दीन को मुल्तान जाने को कहा। जब उसने टालमटोल किया तो उसे विष देकर मरवा दिया। निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद शासन अस्त व्यस्त हो गया। अब शासन सत्ता 2 तुर्क सरदारों मालिक कचक्शन व मलिक सुरखा के हाथों ने चली गई। कैकुबाद ने समाना से फिरोज खिलजी को बुलाया और उसे बुलंदशहर का राज्यपाल तथा शाइस्ता खां की उपाधि दी। खिलजी को गैर तुर्क समझा जाता था, इस कारण जलालुद्दीन की इस नियुक्ति से तुर्की सरदार असंतुष्ट हो गए। दरबारी सामंतों का विरोध 2 प्रतिद्वंद्वी दलों में परिवर्तित हो गया। एक का नेता फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी तथा दूसरे दल का नेता एतमोर सुरखा था। इसी बीच कैकुबाद का फालिज गिर गया। तुर्की सरदारों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमस को गद्दी पर बैठाया। जलालुद्दीन ने क्यूमस की हत्या करवा दी। खिलजी सरदार ने उसी की चादर में लपेटकर यमुना नदी ने फेंक दिया। इसी के साथ इलेब्री वंश का अंत हो गया तथा खिलजी वंश के नाम से एक नई राजवंश सत्ता में आया। 11. शमशुद्दीन क्यूमर्श 1290 ईस्वी।
भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसने दिल्ली पर ईस्वी सन 1290 तक शासन किया था। क्यूमर्श एक 3 साल का बालक था। जलालुद्दीन खिलजी ने बाद में क्यूमर्श की दोनों आंखें फोड़कर सल्तनत का राजा बन गया। इसके साथ ही सन 1290 में खिलजी सल्तनत की स्थापना हुई।